नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंटर्स में। दोस्तों, 1 मई सोलर होल्डिंग्स का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करेंगे और लास्ट में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। तो दोस्तों, कंपनी की बात करें, कंपनी 2015 में एस्टैब्लिश हुई थी और इनका मेन बिजनेस है वो है पावर जनरेशन और पावर सप्लाई का। तो ये पावर जनरेट करके जो है वो पावर सप्लाई करते हैं। और इनका पावर जनरेशन की बात करूं तो 3 तरीकों से ये पावर जनरेट करते हैं। थ्रू विंड एनर्जी, मतलब पवन चक्की के थ्रू जो है ये पावर जनरेट करते हैं। दूसरा जो है हाइब्रिड तरीके से ये इस्तेमाल करते हैं पवन चक्की का और सोलर पैनल्स का, उसके थ्रू जो है ये पावर जनरेट करते हैं। और थर्ड जो है थ्रू सोलर पैनल्स। तो ये 3 तरीकों से जो है ये कंपनी पावर जनरेट करती है और फिर उसका सप्लाई करती है। और कंपनी का जो, अगर मैं टॉप 10 प्लेयर्स की बात करूं तो कंपनी टॉप 10 प्लेयर्स में आती है इंडिया में, जो कि जिनमें से जो है जो कंपनी पावर जनरेट करती है उसमें ये टॉप 10 प्लेयर्स के अंदर आती है। तो एक एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपनी की रेप्यूटेशन जो है वो काफी अच्छी खासी है। और अगर मैं कंपनी की कैपेसिटी की बात करूं पावर जनरेशन की, तो यहाँ पे कंपनी के पास 1340 मेगावाट का जो है कैपेसिटी है। और ये अभी ये और भी बढ़ाने वाले कैपेसिटी, तो उसके बाद इनकी कैपेसिटी हो जाएगी 3250 मेगावाट की। तो एक अच्छी खासी कैपेसिटी है कंपनी के पास पावर जनरेशन की। और मैं अगर कंपनी के टोटल अभी फाइनेंशियल्स की बात करूं तो यहाँ पे टोटल एसेट्स कंपनी के पास से 10,887 करोड़ के टोटल एसेट्स है, वो बढ़ते बढ़ते जो है 13,985 करोड़ के टोटल एसेट्स हो गए हैं। रेवेन्यू की बात करूं 1562 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 24 के अंदर, तो इनका रेवेन्यू कम हुआ है, अराउंड 1466 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ है। तो रेवेन्यू में हमें यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है लास्ट 2 साल में। प्लस अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो 62 करोड़ का जो है इनका प्रॉफिट था। फिर 23 के अंदर जो है इनको लॉस हुआ और अभी 24 के अंदर इनका जो है प्रॉफिट जो है 689 करोड़ का है। तो 24 के अंदर इन्होंने अच्छा खासा एक प्रॉफिट हमें दिखाया है, लेकिन लास्ट 2 साल में प्रॉफिट के अंदर थोड़ी हमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करूं दोस्तों, 1908 करोड़ का नेटवर्थ था, अभी इनका नेटवर्थ हो गया है जून के अंदर 1942 करोड़ का। सामने इनकी बोरिंग्स काफी ज्यादा है, अगर आप देखोगे तो इनकी बोरिंग्स अराउंड 9000 करोड़ के आसपास की है। और नेटवर्थ जो है इनका अराउंड 2000 करोड़ के आसपास का है। तो बोरिंग्स इनकी काफी बड़ी हुई है। तो फाइनेंशियल्स दोस्तों इस तरह मुझे स्ट्रांग देखने को नहीं मिल रहे, बिकॉज प्रॉफिट भी जो है इनका कंसिस्टेंट नहीं है। रेवेन्यू में भी डिक्रीज देखने को मिल रहा है, प्लस बोरिंग्स भी इनकी जो है काफी बड़ी हुई है। तो फाइनेंशियल्स इतने हमें स्ट्रांग यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे। अभी बात करेंगे दोस्तों वैल्यूएशन की, तो जिस प्राइस पे कंपनी अपना आईपीओ लाना चाहती है वो है 289 रुपीज का प्राइस। और ईपीएस जो यहाँ पे निकल के कंपनी का जो है निकल के आ रहा है वो 12.55 का निकल के आ रहा है। तो 289 डिवाइड बाय 12.55 आप करोगे तो 23 के आसपास का जो है पीई रेशियो निकल के आता है, 23 के आसपास का। और बाकी कंपनीज का अगर हम पी रेशियो देखेंगे तो अदानी ग्रीन का काफी ज्यादा है, 291 का है। और रीन्यू एनर्जी ग्लोबल का 48 का है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने जो है ना 2 ही कंपनीज का दे रखा है। लेकिन अगर मैं आपको दूसरी और भी कंपनीज का वैल्यूएशन बताऊंगा तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जैसे एनटीपीसी का पी रेशियो है 17 का, पावर ग्रिड का जो पी रेशियो है वो 19 का है। अदानी ग्रीन का नो डाउट काफी सबसे ज्यादा है, 200 का है। अदानी पावर का 18 का है और टाटा पावर 37, जेएसडब्ल्यू 60 का और अदानी एनर्जी का 78 का। तो अगर आप देखोगे तो 2-3 कंपनीज का जो पी रेशियो है वो कम है एज कम्पेयर टू एक्मे होल्डिंग्स। तो जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड और अदानी पावर का जो पी रेशियो है वो कम है। तो उस हिसाब से दोस्तों मुझे लग रहा है यहाँ पे जो है इनको वैल्यूएशन अपना जो है कम रखना चाहिए था, बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल्स भी इतने स्ट्रांग नहीं है और कंपनी का बोरिंग्स भी काफी बड़ी है, रेवेन्यू भी इनका जो है डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से ये जो वैल्यूएशन है वो इसको और भी कम रखते तो एक अच्छा अट्रैक्टिव आईपीओ ये बन सकता था। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करेंगे तो 27% ऑफ इनका जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन नेटवर्थ है एज कम्पेयर टू अदानी एनर्जी एंड रीन्यू एनर्जी ग्लोबल। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात करेंगे तो पहला जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इन्वेस्टमेंट इन अवर सब्सिडरी कंपनी फॉर रीपेमेंट प्रीपेमेंट इन पार्ट ऑफ सर्टन बोरिंग्स। तो इनको जो है इन्वेस्टमेंट करने का है सब्सिडरी कंपनीज में और उसकी जो बोरिंग्स है उसको जो है ये रीपे करना चाहते हैं। और सेकंड जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये 2 इन्होंने ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं।
अभी बात करेंगे दोस्तों आईपीओ डिटेल्स की। तो ये आईपीओ बेसिकली आने वाला है 6 नवंबर को और 8 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड जो रहेगा वो 289 रुपीज का कट ऑफ प्राइस रहेगा। लॉट साइज 51 शेयर्स का रहेगा। इश्यू साइज जो है अराउंड 3000 करोड़ के आसपास का रहने वाला है। उसमें से फ्रेश इशू रहेगा कुछ 2400 करोड़ का और 500 करोड़ का जो है ये ऑफर फॉर सेल रहेगा। इश्यू टाइप बुक बिल्डिंग इशू लिस्टिंग इसका बीएसई एनएसई पे रहेगा। और रिफंड की बात करूं तो 12 नवंबर का जो है आपको रिफंड आ जाएगा। 11 नवंबर का अलॉटमेंट होगा और 13 नवंबर को जो है इसका लिस्टिंग डेट रहने वाला है। क्यूआईबी कैटेगरी में 75% ऑफ द शेयर्स, रिटेल कैटेगरी में जो है सिर्फ 10% का अलोकेशन किया जाएगा। मतलब रिटेल कैटेगरी का जो अलोकेशन रहेगा वो काफी कम है। सबसे ज्यादा अलोकेशन क्यूआईबी कैटेगरी का है और उसके बाद जो है एचएनआई कैटेगरी जो कि 15% है। अभी रिटेल कैटेगरी में आपको जो अमाउंट चाहिए रहेगा वो चाहिए रहेगा 14,739 रुपीज। और एचएनआई बिग की बात करूं दोस्तों मैं यहाँ पे तो अराउंड जो है यहाँ पे 10 लाख के आसपास आपको एचएनआई बिग में चाहिए होगा और स्मॉल एचएनआई में 2,06,346 रुपए चाहिए रहेंगे आपको अप्लाई करने के लिए। और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करूं दोस्तों तो 100% ऑफ द होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है अभी। और उसके बाद कितनी होल्डिंग होगी वो अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया हुआ है। और मिस्टर प्रमोटर्स की बात करूं दोस्तों जैसे ममता उपाध्याय, मनोज कुमार उपाध्याय, एकमे क्लीन टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एमकेयू होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और उपाध्याय फैमिली ट्रस्ट। तो मोस्टली दोस्तों ये सब सेम फैमिली से ही है प्रमोटर्स इनके। तो यहाँ पे इतना कोई कंसर्न वाला फैक्टर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी बात करेंगे दोस्तों क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों देखो कंपनी नो डाउट इंडिया के टॉप 10 प्लेयर्स में आती है तो एक अच्छी चीज है। लेकिन हमने देखा कि फाइनेंशियल्स में हमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। कंपनी का लॉस हुआ था 23 के अंदर, फिर 24 में एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। प्लस रेवेन्यू इनका जो है वो डिक्रीजिंग मोड पर है और इनकी बोरिंग्स काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो इस हिसाब से फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हमें देखने को नहीं मिले। प्लस इनकी अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो वैल्यूएशन भी मुझे लग रहा है कि ये इन्होंने और भी ये कम रख सकते थे वैल्यू। बिकॉज अभी जो वैल्यूएशन इन्होंने रखा है थोड़ा मुझे ऑन द हायर साइड देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू मैंने आपको जो दूसरी अदर कंपनीज बताई थी उसके कंपेयर में। तो वैल्यूएशन भी इन्होंने थोड़ा ज्यादा रखा है, फाइनेंशियल्स भी स्ट्रांग नहीं है। तो मुझे लगता है दोस्तों इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। इसको एक बार देखना चाहिए कि इसको रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है इस आईपीओ को और उसके बाद ही फिर इसमें डिसाइड करना चाहिए। अगर रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, आपको दिख रहा है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इसका जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है तो ही फिर इसमें एक अप्लाई करने का थोड़ा रिस्क लेके, वो भी फिर रिस्क ही रहेगा थोड़ा, मैं कहूंगा कि रिस्क लेके फिर इसमें एक अगेन डिसीजन बना सकते। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपना एनालिसिस जरूर कर लेना, एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह देख लेना और सब्सक्रिप्शन वगैरह देख लेना। अगर सब पॉजिटिव है फैक्टर्स है तो फिर उसके बाद आप अपना जो है डिसीजन बना सकते हो और आप अपना एनालिसिस एक बार जरूर कर लेना। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक आपने जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप कर सकते हो। धन्यवाद।